नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं वे हैं रहीम दास इस पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वे हैं रसलीन जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कवि रसलीन। अगला प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास की है। ये पंक्ति भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वे हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वे हैं कबीरदास जी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खाली स्थान का नाम लिया जाता है। किनका नाम लिया जाता है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सबसे पहला जो नाम आता है वो है सूरदास। सूरदास जी भक्त कवि के रूप में सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। और अगर देखा जाए तो अष्टछाप के सबसे पहले कवि जो थे वे कुंभन दास कहे जाते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा। लेकिन प्रथम कवि के बारे में पूछा जाए तब, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे माना जाता है या किसे जाना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त कवि हैं वे हैं सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा जो है वह है अवधी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65, भूषण किस रस के कवि हैं? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से हल करते हैं तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाएं, नेट जेआरएफ हो या केवीएस एनवीएस हो या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में, तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। भूषण जो थे वे वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो
तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है वे स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मानस में 7 कांड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो व्यंग लेखक जो है वे है हरिशंकर प्रसाई जी। ये व्यंग लेखक या व्यंग रचनाकार की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी रचना है ये समस्या प्रधान रचना है। तो इनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है मनु भंडारी और ये किस विषय पर है? तो ये है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक जो है वे हैं राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निराला क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है? तो जैनेन्द्र के द्वारा रचित जो उपन्यास है वह है परख। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कमायनी यह महाकाव्य है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का काम विहारी ने किया है, कवि विहारी ने। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो सभी विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करता है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजनीति समस्या। अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी कहानी विधा में रचित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर यह उपदेशात्मक कविता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उपदेश प्रधान यह कविता है तोड़ती पत्थर। अगला जो प्रश्न है वह है, फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनना है। इसमें है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, आंचलिक उपन्यासकार के नाम से ये जाने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये बिहार से संबंधित है, ये बिहार प्रदेश के रहने वाले थे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है?
तो विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वह है मैथिली। उन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश को उग्र कहते हैं। किसे उग्र कहते हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यहाँ पे पांडे बेचन शर्मा को उग्र नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे वे राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता है। तो शेष कादंबरी के जो रचयिता है वे है अलका सारावगी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। तो इस उपन्यास के जो रचयिता है वे हैं श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राग दरबारी कौन सी विधा है या किस विधा की रचना है? तो ये जो विधा है वो है उपन्यास विधा। तो एक प्रश्नों से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। चलें अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार है। तो पूस की कहानी के जो रचनाकार हैं वे हैं प्रेमचंद्र। बहुत ही प्रेमचंद्र की यह प्रसिद्ध कहानी रही है पूस की रात। अगर आप सब पढ़े ही होंगे, हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ही पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह नाटक है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है या ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो प्रश्न को 2-3 तरीके से एक ही प्रश्न को पूछा जाता है। तो अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो सही उत्तर का चुनाव कर सकेंगे। इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो आत्मनिर्भरता निबंध के जो रचनाकार हैं वे हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के जो रचनाकार हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। तो अनामदास पोथा उपन्यास के जो रचयिता हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह उपन्यास विधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और यहाँ पे भी 2 प्रश्न बन गया। ये अनामदास पोथा के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अनामदास का पोथा कौन सा विधा है? विधा से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो इसे भी याद रखना है कि यह उपन्यास विधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भिक्षु कविता के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के रचयिता या लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो भ्रमर गीत के जो रचयिता हैं वे हैं सूरदास जी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ईदगाह प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद।
अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता है। तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता है। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वे हैं अब्दुल रहमान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता है। तो साखी के जो रचयिता हैं वे हैं कबीरदास जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कबीरदास। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता है वे हैं कबीरदास जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत मोही को मोरे कवित बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं वे हैं घनानंद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घनानंद इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वे हैं कवि देव। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कवि देव। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे चल। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।